तो देखिए फ्रेंड, ये दो हेलमेट मैंने ले लिए। एक हाफ साइज हेलमेट है और एक ये मेरा जो है फुल साइज का, जो आपके पास भी होता है स्टड वाला हेलमेट। तो ये लगा के देखता हूँ मैं इसमें। तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो नहीं, फुल साइज का हेलमेट इसमें नहीं आएगा। और इसमें मैंने सारा सामान निकाल देता हूँ, तो नहीं आएगा। तो नीचे देखो, नीचे कुछ है नहीं, नीचे कुछ नहीं है। तो फुल साइज का हेलमेट डाल के देखता हूँ एक बार। इसमें डाल के देख दिया मैंने। जी आ गया भाई, तो क्यों नहीं आता, फुल साइज का हेलमेट भी आ गया। ठीक है, तो आप डायरेक्शन बदल के डालेंगे तो आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सा हेलमेट आया है। ये देखिए, ये हेलमेट आ गया है। देखिए ऐसा वाला हेलमेट है आपके पास, ये स्टड का क्रोम वाला। तो भाई ये हेलमेट तो आ गया है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये ऐसे करके आया है, ठीक है। इस साइड से आप रखोगे तो ये आ रहा है। देखो दोबारा देख लेता हूँ, बंद। जी बिल्कुल आ गया है। तो भाई और क्या चाहिए एक्टिवा में। तो थैंक यू एक्टिवा। थोड़ा रेट ज़्यादा है होंडा के, बट क्या करें कि यहाँ पर ये मैं दिखा देता हूँ, ESP सिस्टम दिया हुआ है, इनहेंस स्मार्ट पावर। तो ये मैंने कहा था ना, गाड़ी स्टार्ट होने में बड़ी स्मूथ चल रही है, बहुत पता नहीं चलता। जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो एकदम से स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। और बिल्कुल सामने वाले को पता नहीं चलता कि गाड़ी पीछे से आ रही है कि नहीं आ रही। आवाज़ बिल्कुल, आवाज़ में तो काफ़ी इन्होंने फ़िल्टर मतलब ये लगाया कि स्मूथ है इसकी। बाकी बट थोड़ा डिजिटल होता तो ज़्यादा बेटर था, डिजिटल नहीं दिया। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है ये STD मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है। इसके सिर्फ दो ही मॉडल आते हैं, DLX डीलक्स और स्टैंडर्ड। डीलक्स स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं है, आप डीलक्स में देना, डीलक्स में कुछ नहीं है। अगर रहता वो 2000 रुपये ज़्यादा भी है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इसमें ना नॉर्मल बल्ब आता है और डीलक्स में आता है LED बल्ब। तो बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप वो लेना चाहोगे तो आप ले सकते हो, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बल्ब के लिए आप ले रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बल्ब के लिए अगर रहता उसमें और कोई चीज़, चाहे वैसे कोई 4-5 हज़ार महंगी भी होती, जैसे मान लो डिस्क ब्रेक आती, या मान लो जैसे इसके अंदर थोड़े और ग्राफिक आ जाते, या इसमें जैसे यहाँ पर बोतल रखने का हो जाता, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया नहीं है, पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो कुछ सामान रखने का हो जाता। तो डीलक्स मॉडल में अगर ये सब आया था तो मैं डीलक्स ले लेता, चाहे वैसे 5000 रुपये फालतू देने पड़ते, कोई बात नहीं। लेकिन 2000 रुपये फालतू देने का फ़ायदा कुछ नहीं है उसमें, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक्टिवा 6G में स्टैंडर्ड मॉडल और डीलक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है, वो है आपका लाइट का फ़र्क। तो लाइट के लिए लेना तो बेवकूफ़ी है। लाइट तो आप LED बाहर भी लगा सकते हो, 500 रुपये की 700 रुपये की बाहर लग जाती है। तो मैं वो कहें, तो अगर आप एक्टिवा 6G ले रहे हैं तो इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल ही ले, डीलक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपसे बोला था कि ये फाइबर की बॉडी है या मेटल की बॉडी है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे आपके पास कोई मैग्नेटिक है, मतलब चाबी में आपका मैग्नेट है, या आपके किसी लॉकेट पहना हुआ है उसमें मैग्नेट है, तो आप इन गाड़ियों को चेक कर सकते हैं कि ये गाड़ियाँ मैग्नेट की हैं कि फाइबर की हैं। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो है सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा मैग्नेट है, कि चाहे आपके तार में हो, चाबी में हो, या लॉकेट में हो, या आपके पास पड़ा हो, लाइटर में हो, किसी चीज़ में भी हो, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। वरना आपके पास, तो इससे आप पता लगा सकते हैं बड़े आराम से, चाहे वो किसी भी स्कूटी में हो। ये मोस्टली आपके पास होती है, ठीक है। लोकल एयरफोन हो चाहे कंपनी की हो, उन पर मोस्टली ऐसा आता ही है में। तो आप ये देखो, ये एयरफोन अब ये है, अब ये देखो मैं इसमें लगाऊंगा, ये देखो लग गया, मतलब ये मेटल है, ये देखो। अब वैसे मारूंगा तो आवाज़ नहीं आ रही, अब इससे पता चल जाएगा। ये देखो ये चिपक गया, ठीक है। अब इसमें लगाऊंगा तो ये नहीं चिपकेगा क्योंकि ये स्टील है, ठीक है।
और इसमें लगाऊंगा, ये मेटल है ये देखो, ठीक है। अब ये इसमें लग रहा है मतलब, और इसमें लगाऊंगा इसके जो टाइल पैनल होता है, ये देखो ये नहीं चिपक रहा, इसमें लगाऊंगा नहीं चिपक रहा, इसमें भी नहीं चिपक रहा। तो टाइल पैनल इसका जो फाइबर का है, इसमें ये तो कांच का होता है, ये तो वैसे भी नहीं चिपकेगा इसमें। तो अब आ जाइए अब इसके फ्रंट में, तो देखो यहाँ लगाया नहीं चिपक रहा, देखो नहीं चिपक रहा। पहले टाइम पे ये भी मेटल के आते थे, बट ये नहीं चिपक रहा, देखो नहीं चिपक रहा। और अब ये इसमें लगा रहे हैं, इसमें भी नहीं चिपक रहा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी क्रोम फिनिश में आता है, लेकिन ये वैसे भी फाइबर ही होता है, तो ये पूरा फाइबर ही है। अब इसमें चेक करते हैं, ये चिपक गया देखो, ये देखो ये चीज़ भी इसकी मेटल की है। तो बता देता हूँ आपको क्या क्या मेटल है इसमें। ये मेटल है, ये मेटल है, ये देखो चिपका हुआ है, ये तो है ही मेटल, ठीक है। और आपका ये चीज़ मेटल है, एक ये साइड का 2 और ये 3, ये आपका मेटल है। और यहाँ भी दिया हुआ, इसको चेक कर लेते हैं अब इसमें ये क्या है। देखो ऐसे पता है, ऐसे पता नहीं चल रहा, देखो अब देखो ये, हाँ ये भी मेटल है भाई, बढ़िया है। और क्या चाहिए भाई, ये भी मेटल है, देखो तो ये मेटल है। तो 4 आइटम इसमें मेटल की है, और बढ़िया बढ़िया जो मतलब जिसमें जो टूटने के चांस ज़्यादा हैं उसको मेटल दे रखा है। ये ज़्यादा ये टच होता है, ये टच होता है, और ये टच होता है, और ये टच होता है, तो इनको मेटल दिया हुआ है। ये फाइबर दिया हुआ है, ये फाइबर दिया हुआ है, और ये फाइबर दिया हुआ है। इसको मेटल का होना चाहिए था, ये थोड़ी मुझे गलत लगा, ये कंपनी को थोड़ा करना चाहिए, ये मेटल का होना चाहिए, फिर ये ना दिक्कत करता है बहुत। पर पता नहीं शायद इसके पीछे क्या होगा, पर इसको मेटल देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा बार बार ऊपर नीचे होता है, बंद खुलता है, बंद होता है, खुलता है, तो इसको मेटल देना चाहिए था कम से कम। ये वैसा कोई बात नहीं, फाइबर होता कोई बात नहीं, पर ये मेटल होना चाहिए था। तो मैंने आपको दिखा दिया। आपके पास कोई मैग्नेटिक चीज़ है तो आप उसे चेक कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, इसमें एक चीज़ और दी हुई है गाड़ी के प्रेशर की। तो ये आपको दिख रहा होगा, देखो अगर अपने साथ किसी को ले जा रहे हैं, मतलब राइडर एंड पिलोन, तो उसकी फ्रंट की टायर जो वो हवा होनी चाहिए, वो 22 होनी चाहिए, हैं। पीछे की टायर पीछे की टायर की 36 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप खाली खुद ही चला रहे हैं तो आपके टायर की आगे 22 होनी चाहिए, और पीछे की जो रियर टायर की वो 29 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहे सिंगल जाएँ चाहे डबल जाएँ, आगे का जो टायर है उसकी हवा 22 होनी चाहिए, 22% प्रेशर तो होना ही चाहिए, मतलब 22 तक उसकी लेवल होनी चाहिए, चाहे आप सिंगल जाएँ डबल जाएँ। लेकिन अगर आप पीछे वाले जो टायर की बात करें, तो पीछे वाले टायर में अगर आप डबल हैं तो 36 मांगता है ये। भाई साहब बड़ी ज़्यादा मांगता है यार, क्योंकि मेरे ख्याल से बाइक में भी मैं 35 ही डलाता था पीछे, मेरे ख्याल से। आप कितना डलाते थे बाइक में? तो ये 36 बोल रहा है। तो पीछे के टायर में अगर 2 जने हैं तो 36 की हवा कम से कम होनी चाहिए। उससे कम भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप इतनी डलाएँ, इससे कम भी चल जाएगा। तो ज़्यादा कम भी नहीं चलेगा, ज़्यादा, और इसके ऊपर ओवरलोड भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो 36 इसकी पीछे की हवा होनी चाहिए, और 29 होनी चाहिए इसकी जब आप सिंगल चला रहे हो, पीछे की हवा। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे के टायर में आपकी हवा कम से कम 30 या 32 तो होनी ही चाहिए, चाहे आप सिंगल हो चाहे डबल हो, ठीक है। और 22 आपकी फ्रंट में होनी चाहिए, चाहे आप सिंगल हो चाहे डबल हो। तो ये नोटिस कर लो, ये अच्छा चीज़ दे रखी है टायर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये तो टायर के बारे में था। और ये नीचे जो ये आप लगेज देख रहे हो, ये लगेज के है, जो ये बीच में आप देख रहे हो, ये टायर के ऊपर हो गई, ये आपका लगेज का हो गया। जो ये लगेज हुक है, मतलब जो आपका ये हुक है, ये 1.5 किलोग्राम तक उठा सकता है, और जो सेंटर कंपार्टमेंट है वो 10 किलो तक उठा सकता है। मतलब जो ये 2 हुक होते हैं, 2 हुक आते हैं इसमें, एक ये वाला हुक है, एक मिनट, ये तो दो हुक है इसमें, ठीक है। एक हुक ये सेंटर का हो गया, और ये हो गया आपका लगेज, सामान अटकाने का। तो ये 1.5 किलो है, ठीक है। बस लोग काम आनते हैं यार, इसमें तो 4-4 5-5 किलो लेके जाते हैं हम नहीं, वैसे 2 3 4 किलो तो ले जाते हैं कम से कम, पर इसमें बता रखा है आपका ये 1.5 किलो का है,
और सेंटर वाला आपका 10 किलो का है। समझा दिया मैंने आपको। और हाँ, एक बात और है कि इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि यार USB चार्जर चाहिए, तो मैं USB चार्जर के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। देखो, USB चार्जर अगर आपकी गाड़ी में, चाहे आप 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, लगा आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती उसमें ना लगाएं, बहुत बेकार होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता, चाहे बाइक हो चाहे वो कुछ भी हो। उससे अच्छा ये है कि आप अपने पास एक छोटा सा कैरी बैग रख लीजिए, खासतौर से स्कूटी के लिए। उसमें 1000 रुपये के अंदर एक अच्छा सा पावर बैंक आ जाएगा, मतलब 1000-1200 में आपकी दोनों चीज़ आ जाएगी बढ़िया सी। चाहे 5000 mAh का पावर बैंक आए, 6000 mAh का पावर बैंक आए, 8000 का है या 10000 का है, जितने का भी आए, आप एक पावर बैंक अपने पास एक कैरी कर लो। फ़ायदा कुछ नहीं है, उसमें लगाओगे पैसे, वो चार्ज भी ढंग से नहीं करता, बकवास है, किसी काम का नहीं रहता। उससे बेटर ये है कि आप पावर बैंक अपना कैरी कर लो, या उसको डाल दो अपनी डिक्की में किसी में, या अपने बैग में रख लो, क्योंकि जाहिर सी बात है बैग भी ले जाते ही हो आप। घर का पावर बैंक यूज़ ना करें, गाड़ी के लिए एक छोटा सा पावर बैंक रख लें। आजकल बहुत छोटे छोटे पावर बैंक आ रहे हैं, मैंने खुद देखे हैं, पॉकेट साइज वाले पावर बैंक आ रहे हैं जो 1000 से नीचे आ रहे हैं, और बड़ी जल्दी चार्ज भी करते हैं, और वो चार्ज भी हो जाते हैं बड़ी जल्दी, और आपका फ़ोन पूरा दिन भर तो आपको निकाल ही देंगे वो। अब इनके सारे रहेंगे तो ये क्या होगा, कभी चार्ज करेगा कभी नहीं करेगा, और उनकी चार्ज की जो कैपेसिटी होती है बहुत बेकार होती है। 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लगते हैं फ़ोन को चार्ज करने में, 4 घंटे, कई बार 4 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि मैंने खुद पता करा है, मेरे पास अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले बंदे आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि भैया बेकार है, किसी काम का नहीं होता। तो उससे अच्छा है कि आप 1000 रुपये 1200 में वहाँ ना फूकें, उतने से उससे नीचे, उससे कम रेट में एक पावर बैंक आ जाएगा, कहीं भी ले जाएँ उसको, यूज़ करें आराम से। घर का पावर बैंक यूज़ ना करें, घर का पावर अलग रखें, गाड़ी के लिए अलग रखें आप, तो आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बचेगा। तो USB अगर पहले से लगा आ रहा है तो ठीक है, खाम की USB ना लगाएं इसमें बेकार में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्कूटी एक्टिवा 6G बहुत अच्छी गाड़ी है, आप ये ले लो तो आपको परफेक्ट गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो महंगी गाड़ियाँ आती हैं वो भी अपनी जगह होती हैं, उनका इंजन ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं, फ़िल्टर होता है उनमें भी लगा हुआ कि स्मूथ इंजन होता है। लॉन्ग रूट के लिए बहुत अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ी आप वही लें जो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छी लग रही गाड़ी। बट नाराज़गी मुझे इसी बात में है कि उनके रेट जो होते हैं वो हाई होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने पे ये गाड़ी ले लो, आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है आप ले सकते हो, पर इसके बाद का ध्यान रखना कि आप कहीं ज़्यादा ओवर प्राइस ना दे रहे हो, फालतू के पैसे ना दे रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत सी गाड़ियों में फालतू के पैसे जाते हैं। लेकिन एक कैबिन दे दिया, LED लाइट दे दी, उसके बेस में वो कीमत इतनी 10-15 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। स्पोर्ट स्कूटी अगर आप लेने जाओगे तो 90,000 से ऊपर मांग के चलो, 1 लाख के बीच में मिलेगी। ये मत सोचना कि आप 80,000 रुपये लेके जा रहे हो या 85,000, आपको 95,000 90,000 से ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, डाउन पेमेंट किस्तों में ले रहे हो तो बात अलग है, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो तो आपकी मर्ज़ी है। बट पैसे आपको 1 लाख या 90,000 तो लगेंगे भाई, कहने की बात है, और किस्तों में तो फिर महंगी पड़ जाएगी। और बस थोड़ा मुझे इन्हें बेकार ये लगता है कि जो एनालॉग है, मुझे एनालॉग पसंद नहीं आते, डिजिटल अच्छे होते हैं, चाहे वैसे छोटी स्क्रीन हो लेकिन डिजिटल सही रहते हैं। और दूसरा, मुझे ड्रम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो गाड़ी आ रही है खैर उसमें ड्रम भी अच्छे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन CBS जो होते हैं, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम CBS नाम से, अब ये है कि उसमें आते हैं पावर, तो वो ठीक रहता है। बट लेकिन मुझे डिस्क ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जो अगर आप नए हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो मेरी राय ये है कि आप डिस्क ही लेना। अब दिखाता हूँ इसके ना पार्किंग लॉक, इसको पार्किंग लॉक भी बोल सकते हैं आप, इसको ब्रेक लॉक भी बोल सकते हैं। मतलब होता है एक्टिवा में जैसा काम होता है वो ऐसे, ये चीज़ आपको पूरी दबानी है। देखो अभी पहले दिखाता हूँ मैं, अभी ये फ्री है, अभी ये आगे पीछे हो रही है गाड़ी, ठीक है। अब इसको मैं दबाने के, इसको जैसे करेंगे तो ये आपने पूरा दबाना है, और इसको आप ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ये इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसको छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो ये आपकी लॉक हो गई, ठीक है। अब मैं कितने में जोर करूँ, देखो गाड़ी पूरी जम गई है, जैसे लग रहा है जैसे कि पत्थर बन गई हुई गाड़ी पूरी। तो कितनी ताकत लगा लो, देखो कहीं भी हिलने का नाम नहीं ले रही। अब इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, अब आपको खोलना बड़ा सिंपल है, अपनी हथेली ऐसी खोलनी है, इसको दबाना है, और चाहे यहाँ से दबाएं चाहे यहाँ से दबाएं, पूरा ये दबाना है, ये देखना आप नीचे हो जाएगा। आप देखो, ये देखो
अब मैं हल कर रहा, मैं खुद हिल नहीं रहा, तो मैं तो पूरा ताकत लगा रहा था ऐसे में। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा बेकार भी ये लगा कि इस गाड़ी में अगर बेहतर होता कि चाबी के थ्रू अगर ये खुलता। जैसे गाड़ी में हैंड ब्रेक होती है ना, हैंड ब्रेक लगता है करते हैं, लेकिन उसमें इसमें ये बेनिफिट होता है कि हमने हैंड ब्रेक जो है वो गाड़ी के अंदर से लगा रखी है, बाहर से नहीं, तो उसमें डर नहीं होता। अब ये क्या, ये बाहर से कोई भी खोल सकता है आराम से। तो अगर वैसे टेक्नोलॉजी अच्छी है, अच्छी चीज़ है, बट अगर ये होता चाबी के थ्रू खुलता तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे मान लो मैंने लॉक लगा दिया तो ये लॉक नहीं हिलता जब तक मैं इसमें चाबी ना डालूँ, तो वो चीज़ होती तो ज़्यादा बेटर लगता। बट खैर कंपनी ने इतना दे दिया तो बहुत है, लेकिन ये हैंडल तो कोई भी खोल लेगा। मान लो आप लगा भी दोगे तो कोई जो चोर होगा वो तो ऐसे भी खोल लेगा। तो बट गाड़ी में सेफ्टी बहुत है जब से ये चीज़ आई है। और अब इन्होंने लॉक दे दिए हैं बहुत सारे, तरह तरह के आपके इसमें मिल जाते हैं। इग्निशन ऑन से लेकर सीट फ्यूल तक ऑफ से लेकर, लॉक से पुश लॉक से लेकर, और आपका ये शट डाउन जो होता है, ये देखो ये भी बिना चाबी के नहीं होगा, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो ये चीज़ तो सेफ्टी तो है इसमें बहुत है। बट अगर आप पार्किंग लॉक ये दे रहे हो और ब्रेकिंग लॉक आप दे रहे हो तो आपको चाबी के थ्रू ये काम करना चाहिए था। तो कंपनी से बोलना चाहूँगा ना, इसको कम से कम ये मेटल का होना चाहिए था। ये थोड़ी दिक्कत है, फाइबर सही नहीं है, फाइबर में दिक्कत है। और ये क्योंकि बार बार ये ओपन होता है, खुलता है, जोर लगता है इसमें, बंद होता है, तो ये मेटल का होना चाहिए था। और दूसरा जो इसका पार्किंग लॉक है, पार्किंग लॉक को आपको इससे ही करना चाहिए था, लॉक लगने के बाद चाबी से ऑन होना चाहिए था। तो खैर बाकी वैसे सब कुछ ठीक है। सबसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर कंपनी से, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, होंडा, टीवीएस, सुजुकी, कोई भी कंपनी हो, यामा कोई भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप स्कूटी कोई भी बनाएं, आप स्कूटी बनाएं, स्कूटर बनाएं, बाइक बनाएं, कुछ भी बनाएं, चाहे वो एनालॉग दे, आप कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉग आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, एनालॉग या डिजिटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम, क्योंकि देखो स्कूटी बाइक ज़्यादातर बंदे वही लेते हैं जो फील्ड वाले होते हैं या नौकरी करने वाले होते हैं। तो कम से कम मैं ये कंपनी से हर की रिक्वेस्ट है, चाहे आप एनालॉग दें या डिजिटल दें, एक हल्का सा आप इसमें डेट और टाइम ज़रूर दे दें। डेट और टाइम जो आनी चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत से जो जॉब वाले होते हैं, नौकरी वाले होते हैं, क्या होते हैं, जो फील्ड वाले होते हैं, अब बार बार उनको मोबाइल निकालना पड़ता है, डेट देखना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्कूटी हो, तो प्लीज़ आप उसमें कम से कम एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, आप उसमें डेट और टाइम जरूर दें, ताकि वो डेट और टाइम, कम से कम डेट और टाइम तो देख सकें वो। तो यही कुछ बातें थी जो बोल रही थी, जो कंपनी प्लीज़ अपडेट करे हर गाड़ी में। बात करें टायर की, तो टायर इसका जो है वो MRF के आते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है टायरों में, यार ये सब टायरों में क्या होता है, अब सब बराबर नहीं आते। कोई भी कंपनी है, अब वो टायर क्या करती है, एक 12 इंच का बनाती है तो पीछे का 10 इंच का। तो शायद इसमें भी ऐसा ही है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, तो ऐसे में दिखेगा शायद आपको। हाँ ये देखो, ये 90 to 90 का है, 12 इंच का टायर है, ये फ्रंट का 12 इंच का टायर है। अब इसमें 22 हवा दे रखी है, समझ में आ रहा है कि 22 क्यों दे रखी है, और ये फ्रंट टायर में 12 इंच का है। और इसका बैक जो टायर है वो भी MRF ज़ेपर का है, MRF कंपनी का ही है। और ये देखिए, ये है, ये 90 था, ये 90x100 है, लेकिन ये 10 इंच का है, ये 10 इंच का है। तो इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, बट क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा आती है ना, तो इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी होगी, बट ये 10 इंच का है। तो जहाँ तक मैंने पता किया था वहाँ पर, तो वो ये बोल रहे थे कि पीछे के टायर छोटे इसलिए आ रहे हैं, आगे के मुकाबले, कि इससे ना गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी होती है। मतलब यू टर्न, अब टर्न लेना हो, मुन्ना को, आगे का टायर जितना बड़ा होगा ना, तो आप जैसे हैंडल घुमाएंगे, ये हैंडल घुमाएंगे, तो आपकी जो गाड़ी है वो तुरंत ऐसे जल्दी मुड़ेगी पीछे। अगर दोनों पीछे बराबर हैं तो बैलेंस तो सही रहता है, बट गाड़ी जो कंफर्टेबल मोड़ने में जो मज़ा आता है वो गाड़ी का, वो पीछे का टायर को छोटे करने पे ही होता है, ताकि आपकी जल्दी गाड़ी मुड़ जाए। तो बस यही इसमें बताया था। तो किसी रीज़न के कारण ही ये लोग पीछे का टायर छोटे देते हैं, लेकिन उनकी विड्थ जो होती है बड़ी होती है। और इसके बारे में बता दिए, ये देखिए, ये 90x90 है, वो 90x100 था, पर ये 12 इंच है, वो 10 इंच है।
तो मोस्टली गाड़ी में ये आ रहा है 10 इंच का 12 इंच का, तो कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचना कि खाली इसी गाड़ी में आ रहा है, TVS की लोगे, सुजुकी की लोगे, उसमें भी आ रहा है। तो बात रहेगी सिर्फ इसकी माइलेज की, तो माइलेज मैं बता देता हूँ। माइलेज अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि माइलेज मेरी अभी कुछ गाड़ी चली नहीं है, अभी तो 84-85 किलोमीटर चली है गाड़ी है। तो मेरी जो सर्विस है 500-1000 किलोमीटर के बीच में कराऊंगा। वैसे 1000 किलोमीटर बोलते हैं, लेकिन आप जब भी बाइक या स्कूटी लें तो उसकी सर्विस आप 1000 से नीचे करा लीजिए। 500-1000 के बीच में आप करा लीजिए सर्विस, 1000 के सारे ना बैठे हैं, और 1000 और 500 के बीच में इसकी करा लीजिए सर्विस। तो एवरेज जो है, माइलेज जो है इसकी, वो आफ्टर सेकेंड सर्विस के बाद ही होगी, मतलब असली जो पता चलेगी, जो जैसा ऑनर जो बोलते हैं। तो अभी तो मेरी पहली सर्विस होगी, तो वैसे मैं बता देता हूँ इसकी 50 तक की एवरेज है। वैसे अगर सेकंड जो सर्विस होती है तो उसके बाद इसकी 50 से 60 के आसपास हो जाती है, मतलब सॉरी 55 से 60 के पास हो जाती है। तो अभी तो फिलहाल इसकी 50 तक आ रही है, ज़्यादा मेरा जो मैंने खुद चलाई है तो 50 के आसपास तो है, 50 से अबव है, मतलब 50 से 55 मान लो आप। बट जो सर्विस के बाद इसकी 55 से 60 हो जाती है, डिपेंड करता है आप कितना चलाते हैं। आप 60 से नीचे चलाएँगे तो स्पीड से आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, 60 से ऊपर चलाएंगे या 60 के लगभग चलाएंगे तो एवरेज आपको कम मिलेगी। तो 50 से नीचे भी एवरेज हो जाती है अगर आप ज़्यादा चलाएंगे, और अगर सही नॉर्मल इको मोड में चलाएंगे आप तो इसमें आपकी जो सर्विस है वो 55 तक आपको मिलेगी। कहने का मतलब कहीं कहीं 58 भी देखने को मिली है। बहुत से ओनर ने बोला कि हमको 58 की एवरेज आती है बहुत से, पर वो आफ्टर सेकंड सर्विस के बाद ही होती है, बस सेकंड सर्विस के बाद आसपास होती है वो। तो अभी तो मेरी फर्स्ट सर्विस ही होने होएगी, बट मैं इसको निकाल नहीं पा रहा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो कोई चला नहीं पा रहा, तो कोई दिक्कत हो रही है, तो आप देख सकते हो। तो अब मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि अब मैं सीधा कुछ पार्ट जो कुछ मुझे नया चीज़ सीखने को मिलेगी तो वो बता दूंगा आपको, क्योंकि अब मैं इसकी दो बार वीडियो बना चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से, और आपको समझ में आया होगा कि क्या स्कूटी में क्या आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। और तो अपने ब्रूडर भाई को अब जाने की अनुमति दें, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया ब्रूडर भाई की तरफ से, थैंक यू, आपने सभी वीडियो देखी और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका एक बार फिर से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।